Assalamu alaikum everyone. Today we will start chapter number 4 which is data and analysis. सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं. So let's get started. Computer system, an important part of modern life, helps us work, communicate, learn and entertain. कंप्यूटर सिस्टम हमारे मॉडर्न लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंसेंशियल पार्ट है, जो हमारे काम में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है और हमें इंटरटेन करने में हेल्प करता है. In today's world, we are surrounded by a huge amount of data. आज की दुनिया में हमारे इर्द गिर्द बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा प्रोड्यूस हो रहा है. डाटा जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है. टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी मस्ट यूज डाटा साइंस. अब जो डाटा होता है, जितना डेटा प्रोड्यूस होता है वो सब हमारे काम का नहीं होता. उसमें से हमें क्या करना होता है, जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसको गेट करना होता है. लेकिन उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डेटा साइंस को यूज करते हैं. डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस को कंबाइन किए जाते हैं. ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जो मिलके एक डेटा साइंस बना रहे होते हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें मैथमेटिक्स आते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आते हैं. डेटा साइंस को यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है जो रॉ फॉर्म में होता है, उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजफुल इंसाइट्स को, मतलब यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जो एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग गेट करते हैं. नेक्स्ट है डेटा एंड एनालिसिस. सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स क्या होता है. डेफिनेशन: प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग रॉ डाटा टू फाइंड मीनिंगफुल कंक्लूजन. अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कि डेफिनेशन ये है कि जो रॉ डाटा है उसके उसको एग्जामिन करना, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना. ठीक है, और उस रॉ डेटा में से मीनिंगफुल कंक्लूजन्स या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना या फिर एक्सट्रैक्ट करना. इसके एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक सॉल्विंग अ पजल, यू यू कलेक्ट डाटा एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन. सबसे पहले आप क्या करते हो, कि आप डाटा को कलेक्ट करते हो और उस डाटा में से आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है वो अल्फाबेट्स दूं, लाइक इस तरीके से, ये कुछ अल्फाबेट्स हैं. ओके, इस वक्त ये अल्फाबेट्स हैं और ये कोई मीनिंग नहीं दे रहे, लेकिन इसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद, इसके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करने के बाद इसको हम लोग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे. अगर हम इसे अरेंज करें तो ये वर्ड बनता है इंफॉर्मेशन, जो कि अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडेबल है. डेटा एनालिटिक्स के लिए कौन कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता है. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और चार्ट्स और ग्राफ्स, जो कि हेल्प करते हैं टू फाइंड पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स. ओके, नेक्स्ट है एग्जांपल: रिकॉर्ड आवरली टेम्परेचर, मेक अ ग्राफ, सी हाउ इट चेंजेस ओवर टाइम. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखिए, फॉर एग्जांपल आज का वेदर है. ठीक है, हम उसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं. कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने सुबह जो है वो 8 बजे, ठीक है 8 o'clock, हम लोगों ने वेदर नोट डाउन कर लिया कि अभी इस वक्त कितने, मतलब कितना टेम्परेचर है, कितने सेल्सियस डिग्री जो है वो टेम्परेचर है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. फिर उसके बाद हमने नोट किया कि अच्छा 12 बजे जो है वो इतना टेम्परेचर था, इसी तरीके से 2 बजे इतना टेम्परेचर था, फिर उसके बाद 4 o'clock इतना टेम्परेचर था. ठीक है, पूरे दिन का जब हम लोगों ने टेम्परेचर कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हम लोगों ने उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद हमें पता चला, कंक्लूजन हम लोगों ने निकाली है, इसका रिजल्ट निकाला: इट गेट वार्मर ड्यूरिंग द डे. ठीक है, आज का दिन जो है वो वार्म था. तो हमारे पास एक डाटा आया और डाटा के बाद हमने इसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया, और एनालिसिस के बाद हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आया. डेटा एनालिटिक्स का गोल क्या होता है, पर्पस क्या होता है. इसका पर्पस यही होता है कि ये कन्वर्ट करता है रॉ डाटा को इनटू एक नॉलेज, एक्शनेबल नॉलेज में. राइट, ठीक है, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, डिसीजंस मेकिंग होते हैं, इम्प्रूव प्रोसेसेस, ठीक है, और सॉल्विंग प्रॉब्लम. इन तीनों स्टेप को आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक और टॉपिक में. वर्क विद डाटा एनालिटिक्स. काम किस किस डेटा के साथ काम करता है, किस टाइप के डेटा के साथ काम करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा: क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा. सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा को डिस्कस करते हैं. क्वांटिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल डेटा होता है. ठीक है, ये वो डेटा होता है जिसको हम लोग नंबर्स की फॉर्म में मेजर करते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एज
लिखिए 15। अब एज जो है 15 है, ये कौन सा डेटा होगा? ये क्वांटिटेटिव डेटा है। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स के फॉर्म में है। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने यहाँ पे हाइट लिखी है, हाइट है 160 मीटर। अब ये किस फॉर्म में डाटा है? ये क्वांटिटेटिव डाटा है, ये नंबर्स के फॉर्म में डाटा है। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और उसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास। ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी क्लास में। तो इसका आंसर क्या होगा? मतलब कोई नंबर्स के फॉर्म में इसका आंसर होगा। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है। अब हम अगर क्वालिटेटिव डाटा की बात करें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। लाइक वो डिस्क्राइब कर रहा होता है क्वालिटीज को, करेक्टरिस्टिक्स को, या फिर कैटेगरीज को। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछे कि आई कलर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ब्लैक, ब्राउन वगैरह। ठीक है, कोई मतलब वर्ड बोलेंगे। जेंडर क्या है? फीमेल, मेल, इस तरह से कोई वर्ड बोलेंगे, कोई नंबर नहीं बोलेंगे। तो ये जो डाटा होता है इसको हम लोग नंबर्स के साथ जो है वो मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डू यू लाइक। तो आप कोई नंबर इसमें आंसर नहीं करेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? एप्पल, मैंगो, बनाना वगैरह कुछ भी। नेक्स्ट है डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस है इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड कंबाइनिंग। अब इसमें कौन कौन सी फील्ड कंबाइन करके डेटा साइंस बनाया जाता है? इसमें मैथमेटिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स होती है, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग। इन सबको यूज किया जाता है, इन सबको कंबाइन किया जाता है और एक फील्ड बनाई जाती है जिसे डेटा साइंस कहा जाता है। और इसका क्या पर्पस होता है? ये डेटा को, जो रॉ डेटा होता है उसको, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को या इंसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। ये एक पाइपलाइन की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डेटा होता है, राइट? डेटा के बाद इंसाइट्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इंसाइट्स की बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर उसके बाद डिसीजन से जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको इजी वे में देखें, सबसे पहले हमारे पास डाटा आता है। ठीक है, रॉ फॉर्म में जो है हमारे पास डाटा आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल, टेस्ट स्कोर्स हैं स्टूडेंट के। ठीक हो गया, ये हमारे पास डाटा था। अब इसमें से हम लोगों ने क्या इंसाइट्स निकाली, क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाली? हमने उस डाटा को सबसे पहले एनालाइज किया और उसमें से हम लोगों ने यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, कि मतलब जो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे उनमें से मोस्टली स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में हाई थे, बट लो इन इंग्लिश। राइट, हमने ये इंसाइट्स निकाली है। उसके बाद है डिसीजन। अब जो हम लोगों ने इंसाइट्स निकाले, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अब हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हमें जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करनी चाहिए फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद जब हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन लेने के बाद जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। किस तरह से सॉल्व हुआ? इस तरह से सॉल्व हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स इंग्लिश में लो थे, अब उनके जो मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डेटा साइंस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यूज होता है, लाइक मेडिकल रिसर्च में यूज होता है। ठीक है, एजुकेशन में यूज होता है, जैसे अभी हम लोगों ने यूज किया, बिजनेसेस में यूज होता है, और साइंस में यूज होता है। नेक्स्ट सेक्शन है 4.1.2, विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा साइंस। Data science is based on key concepts such as data collection, cleaning, analysis, visualization and machine learning. डेटा साइंस जो है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं डेटा कलेक्शन का? कि सबसे पहले हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, हमारे पास कोई ना कोई डाटा होना चाहिए। उसके बाद जो डाटा होगा वो रॉ फॉर्म में होगा, उसको क्लीन करना है। ठीक है, उसमें से जो हमारे काम का डाटा नहीं है हमने उसको रिमूव करना है। ठीक है, उसको क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है, उसको एनालाइज करना है। फिर विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि उस डाटा को ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसको विजुअलाइज करना आसान होता है, उस डाटा को अंडरस्टैंड करना आसान होता है जो ग्राफ्स या चार्ट की फॉर्म में होते हैं। एंड मशीन लर्निंग, अभी हम लोग मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग में क्या होता है। दीज फॉर्म द फाउंडेशन फॉर टर्निंग रॉ डाटा इनटू यूजफुल इंसाइट्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये बेस है डेटा साइंस। ठीक है, जो रॉ डाटा को टर्न कन्वर्ट करती है इनटू यूजफुल इंसाइट्स या यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? डेटा जो है वो कलेक्शन होता है फैक्ट्स का, ऑब्जर्वेशन का और इंफॉर्मेशन का। फैक्ट्स क्या होते हैं? जो रियलिटी वगैरह या जो हकीकत होती है उसे फैक्ट्स कहा जाता है। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह परफॉर्म होते हैं, जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको कलेक्ट करना है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आ जाती है डिफरेंट सोर्सेज से। इन सबको जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो वो एक डाटा बनता है। डेटा जो है वो उसकी बहुत सी फॉर्म हो सकती हैं। वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो कोई मेजरमेंट की फॉर्म में हो सकता है, वो वर्ड की फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो या फिर वीडियो की फॉर्म में हो सकता है।
डेटा की कुछ दो टाइप्स हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि जो डाटा होता है वो टेबल्स में अरेंज हुआ होता है, टेबल में ऑर्गेनाइज हुआ होता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में टेबल्स में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल में ऑडियो आ जाती है, वीडियो, ट्वीट्स, ठीक है, पीडीएफ फाइल्स, ये सब एग्जांपल हैं अनस्ट्रक्चर्ड की। नेक्स्ट है डेटा सेट। ओके, जब हम लोग लार्ज डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो वो एक डाटा सेट बन जाता है, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा लिंक टू अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट। अब उसको मतलब स्पेसिफिक किसी भी पर्पस के लिए हम लोग, एक लार्ज डाटा है, ठीक है, उसको हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया, उसको जो है वो कंबाइन कर लिया, ठीक है, तो वो एक डाटा सेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीटी स्कैन इमेजेस ऑफ ब्रेन ट्यूमर पेशेंट टू फाइंड कॉमन पैटर्न्स। अब सीटी स्कैन इमेजेस हम लोगों ने मतलब एक ब्रेन ट्यूमर पेशेंट है, ठीक है, उनके हम लोगों ने सीटी स्कैन्स लिए हैं, ठीक है। वो जितने सीटी स्कैन्स है उनको हम लोगों ने एक जगह जो है वो इकट्ठा कर लिया है, ठीक हो गया, उनको ऑर्गेनाइज कर लिया। क्यों किया? ताकि जो है हम उनके अंदर कॉमन पैटर्न्स दे सकें, हम लोग ये देख सकें कि उनमें क्या कॉमन चीज़ है, ताकि अगर कोई नेक्स्ट पेशेंट आए, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर वाला, तो हमें समझ आ जाए कि अच्छा इसमें अगर ये है, ये सिम्टम है, तो इसको ब्रेन ट्यूमर होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब इसमें पास्ट इवेंट को देखना, ठीक है। ये जो है वो फॉर एग्जांपल लास्ट 10 मैचेस हुए हैं, ठीक है, उनमें जो क्रिकेट प्लेयर्स थे उन्होंने 50 रन स्कोर किए हैं, ठीक है, मतलब एवरेज जो है वो 50 रन थे। तो स्टैटिस्टिक क्या होगा? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट यूजिंग डाटा, ठीक है, जो पास्ट इवेंट है जो हो चुके हैं उसको स्टडी करना, राइट। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट 10 मैचेस हो चुके हैं उनमें एवरेज जो क्रिकेट प्लेयर्स ने स्कोर किए हैं, रन स्कोर किए हैं, वो 50 है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन डाटा। मतलब प्रोबेबिलिटी ये होता है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन किसकी बेस पे? जो डाटा एग्जिस्टिंग है, जो पास्ट डाटा है, उसकी बेस पे हम लोग कोई ना कोई अंदाजा लगाना या प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी हम लोगों ने जो हमारे पास पास्ट डाटा है, पास्ट डाटा ये है कि जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उसमें जो एवरेज स्कोर है वो 50 है। उनके बेसिस पे हम लोगों ने ये प्रिडिक्ट की कि अब 70% चांस है कि अब जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें जो प्लेयर्स हैं वो स्कोर करेंगे अबव 40 रन्स, राइट। बोथ आर यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स, ठीक है, दोनों को यूज किया जाता है। पैटर्न्स मतलब दोनों को जो है वो पैटर्न्स और ट्रेंड्स के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है। पैटर्न्स क्या होते हैं? जो सेम चीज बार बार हो रही होती है, ठीक है, कोई पैटर्न बन जाता है, ठीक है, मतलब इसमें जो रिपीट हो रहा होता है कुछ भी ना, उस मतलब इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि एक पैटर्न बन गया है, क्योंकि इसमें पैटर्न क्या बना है? एडिंग ऑफ टू, कि अब आगे इसमें क्या होता जाएगा? टू ऐड होता जाएगा, ये एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अगर हम इसके डाटा साइंस में एग्जांपल देखें तो कस्टमर्स जो है वो ज्यादातर अम्ब्रेला बाय करते हैं जब रेन हो रही होती है, ठीक है, तो ये अब क्या है? बाइंग पैटर्न बन गए, ठीक हो गया। और हमारे पास, ओके, नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, अ कोर पार्ट ऑफ डेटा साइंस, ठीक है, ये डेटा साइंस का मेन पार्ट है, जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, जो कि मॉडल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, और जो कम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कोई ना कोई डिसीजन ले सके। ओके, आगे है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एआई और कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जो कि डाटा और एल्गोरिदम को यूज करती है और कंप्यूटर्स को इस काबिल बनाती है, कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो ह्यूमन की तरह लर्न करे। जैसे ह्यूमन लर्न करता है बिल्कुल उसी तरीके से वो कंप्यूटर भी लर्न करे। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग आगे से इसी का पार्ट है, ठीक है, आगे इसका आप कह सकते हैं कि इनहेंस वर्जन है, सबसेट ऑफ एमएल, ठीक है, यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये कि इसको यूज करता है, ये एक तरह से जो है वो एक नेटवर्क है जिसको यूज करता है टू इमिटेट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इमिटेट का क्या मतलब होता है? कॉपी करना, ठीक है, कि वो जिस तरीके से ह्यूमन का ब्रेन काम कर रहा होता है उसको कॉपी करता है, और बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम जो कंप्यूटर्स हैं जहाँ पे जिसके अंदर डीप लर्निंग जो है वो यूज हुई हुई है, वो सेम ह्यूमन ब्रेन की तरह काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को कॉपी करते हैं। नेक्स्ट है डेटा माइनिंग, अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस। डेटा माइनिंग
किसका सबसेट है? डेटा साइंस का। मतलब डेटा साइंस का आगे से पार्ट है कौन? डेटा माइनिंग, राइट। उसके बाद है फोकसेस ऑन फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन डेटा। जो डेटा सेट्स के अंदर जो पैटर्न्स बन रहे होते हैं, जो रेपिटेशन हो रही होती है, उसको फाइंड आउट करने में इसका फोकस होता है। यूज फ्यूअर टूल्स एंड टेक्निक कंपेयर टू फुल डेटा साइंस। ठीक है, इसमें जो है वो कुछ टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं एज कम्पेयर टू फुल डेटा साइंस। मतलब डेटा साइंस में जो है वो लार्ज अमाउंट में टूल्स और टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे उस से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे लेस टूल्स और टेक्निक्स यूज हो रही होती हैं। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? प्रेजेंटिंग डेटा विजुअली थ्रू चार्ट्स, प्लॉट्स, इंफोग्राफिक्स और एनिमेशंस। मतलब चार्ट, प्लॉट, इंफोग्राफिक और एनिमेशंस के थ्रू डाटा को प्रेजेंट करना, ठीक है, विजुअली प्रेजेंट करना। अब जैसे कि हम लोग चार्ट के अंदर एक डाटा है हमारे पास, ठीक है, हमने उसका पाई चार्ट बना लिया, ठीक है, और फिर हम लोग उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। मेक्स कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इजियर टू अंडरस्टैंड। अगर जब हम लोग एक डाटा को चार्ट की फॉर्म में, प्लॉट्स की फॉर्म में, इंफोग्राफिक्स की फॉर्म में जब हम लोग डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं तो उस डाटा को समझना आसान हो जाता है। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक्स जो है वो भी वही विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। ठीक है, ये क्या करता है? ये टेक्स्ट, इमेजेस, आइकन्स और चार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं, राइट, और टॉपिक को बहुत क्लियरली और क्विकली एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है बिग डेटा। रेफर्स टू हैंडलिंग एक्सट्रीमली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ठीक है, बिग डेटा में क्या होता है? डाटा जो है बहुत लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, उसको हैंडल करना बिग डाटा होता है। यूज टू फाइंड पैटर्न्स। ठीक है, इसमें भी पैटर्न्स देखी जाती है, इसमें भी रेपिटेशंस देखी जाती हैं, और इम्प्रूव करता है मशीन लर्निंग के रिजल्ट्स को। लार्जर डाटा सेट ऑफन लेड टू मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी अच्छी प्रिडिक्शन होगी, उतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी, उतनी ठीक प्रिडिक्शन होगी। जितना कम डाटा होगा उतने जो है वो रॉन्ग रिजल्ट्स जो है वो आएंगे। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। एबिलिटी यूजिंग पास्ट डाटा टू फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें पास्ट डाटा को देखा जाता है, राइट, और जो भी फ्यूचर ट्रेंड्स और इवेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है वो क्या किया जाता है? प्रिडिक्ट किया जाता है। ओके, प्रिडिक्टिव एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? प्रिडिक्टिव एनालिसिस का ये मतलब हुआ कि जो पास्ट डाटा होता है, ठीक है, उसको यूज करते हुए, ठीक है, गेस करना, ठीक है, कि अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसमें जो है वो पैटर्न्स और ट्रेंड्स को देखा जाता है, ठीक है, ओल्ड डाटा के अंदर। और इसके उसके बाद क्या होता है कि मॉडल्स वगैरह अप्लाई करके प्रिडिक्शन की जाती है। अब इसमें फोरकास्ट का क्या मतलब है? फोरकास्ट का मतलब है प्रिडिक्शन अबाउट द डाटा। प्रिडिक्शन अबाउट द डाटा, राइट। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे वेदर फोरकास्ट है, इसमें क्या होता है कि पास्ट वेदर को यूज किया जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है कि अब बारिश होगी या फिर धूप होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो वहां पे ना आपको प्रोडक्ट्स सजेस्ट किए जाते हैं कि आप ये बाय कर सकते हो, आप ये बाय कर सकते हो। तो वो कैसे सजेस्ट किए जाते हैं? आपके आपने जितनी पास्ट परचेजेस की होती हैं, ठीक है, जितना आपका जो मतलब जितना कुछ आपने पहले से खरीदा होता है उसके बेसिस पे आपको सजेस्ट किया जा रहा होता है कि आप ये जो है वो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है, ये कंप्यूटर की एबिलिटी होती है कि वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है और जनरेट करता है। इसका क्या मतलब है? इंटरप्रेट का, अंडरस्टैंड का मतलब तो ये है कि वो उसको समझता है। इंटरप्रेट का क्या मतलब होता है? कि ये उसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन सेज लाइक इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, राइट। अब कंप्यूटर है, ठीक है, वो इंटरप्रेट करेगा, उसके मतलब को एक्सप्लेन करेगा, उसके मतलब को समझेगा कि यहाँ पे कैट्स एंड डॉग का क्या मतलब है। ठीक है, इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग, इसका मतलब है कि जो बारिश है वो बहुत तेज हो रही है, रेनिंग हैविली। अब यहाँ पे जो है वो एनिमल्स के बारे में बात नहीं हो रही कि इट्स रेनिंग कैट एंड डॉग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि बारिश जो है वो बहुत तेज हो रही है। तो इसके मतलब को ये इंटरप्रेट भी करता है और उस ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल हम उसके साथ बात करेंगे तो वो उसी लैंग्वेज में हमें आंसर भी करेगा।
एग्जाम्पल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ठीक है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है। टेक्स्ट समराइजेशन, अब ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है तो ही वो उसकी समरी जनरेट करके हमें देता है, ठीक है। हम उसको एक लार्ज टेक्स्ट देते हैं, एक लॉन्ग टेक्स्ट देते हैं, उसको वो समराइज करके दे देता है। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल रिव्यूज हैं, ठीक है, रिव्यूज बैड रिव्यूज भी हो सकते हैं, गुड रिव्यूज भी हो सकते हैं। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जांपल आप जो है वो किसी होटल में गए हैं, ठीक है, और आपको जो है आपने कोई भी आइटम ट्राई किया है, अब आप उसके बारे में रिव्यू दोगे कि ये आइटम अच्छा था या बुरा, ठीक है। तो अब ये एनएलपी का काम होता है कि हम इसे जो है वो मतलब जो है वो एक डाटा दे देते हैं, ठीक है, रिव्यूज का। उसमें जो है वो बैड रिव्यूज भी होते हैं, उसमें उसमें जो है वो गुड रिव्यूज भी होती हैं, और वो हमें जो है वो बताता है। उसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा बैड रिव्यू है और कौन सा गुड रिव्यू है, और उनको सेपरेट कर देता है कि ये बैड रिव्यूज हैं, ये गुड रिव्यूज हैं, इतने बैड रिव्यूज आए हैं और इतने गुड रिव्यूज आए हैं। और चैट बॉट्स में भी क्या होता है कि एक मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि डिजाइन किया जाता है कि जो लोगों के साथ बात कर रहा होता है, ठीक है, चैटिंग कर रहा होता है। इसके एग्जांपल में चैट जीपीटी भी आ सकता है, इसके एग्जांपल में अलेक्सा भी आ सकता है। नेक्स्ट है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। ओके, ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस में यूज होता है, ठीक है, कुछ भी प्रिडिक्ट करने में यूज होता है। मशीन लर्निंग में यूज होता है। डेटा विजुअलाइजेशन में यूज होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम में, ठीक है, मतलब आपको सजेस्ट करता है प्रोडक्ट के लिए, आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस में जैसे भी बात की है कि जो रिव्यूज होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन में, डिसीजन मेकिंग में, हेल्थ केयर में, ठीक है, जिसे किसी डिजीजेस वगैरह को डायग्नोस करने में, ठीक है। उसके बाद जो है वो फाइनेंस में यूज होता है, मार्केटिंग में और एजुकेशन में। नेक्स्ट इसकी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। चूज बेस्ट शिपिंग रूट, इसका क्या मतलब है? इसमें जो है वो देखा जाता है कि जो डिलीवरी के लिए कौन सा रास्ता फास्टेस्ट है और चीपेस्ट है, ठीक हो गया, कौन सा रास्ता बेस्ट है जिसके थ्रू जो है वो डिलीवरी आ सकती है। आगे है फोरकास्ट डिलेज इन ट्रांसपोर्ट, मतलब इसमें ना प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो फ्लाइट्स हैं या ट्रेन्स या डिलीवरीज वो मतलब कितना लेट हो सकती हैं, ठीक है, कितना डिले आ सकता है उसके अंदर। आगे है क्रिएट प्रमोशनल ऑफर्स, मतलब इसमें ना आपको डिस्काउंट्स वगैरह सजेस्ट किए जाते हैं। फाइंड बेस्ट डिलीवरी टाइम, कि कौन सा टाइम जो है वो डिलीवरी के लिए बेस्ट है, राइट। आगे है प्रिडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट, इसमें क्या होता है कि ना विनर्स वगैरह गेस किए जाते हैं सर्वेज वगैरह के थ्रू, या जो भी पास वोटिंग डाटा है उसके थ्रू इलेक्शंस या जो विनर्स हैं उन्हें गेस किया जाता है कि कौन विनर होगा। एनालाइज फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्रेस, इसमें क्या होता है कि ट्रैक किया जाता है वर्कआउट को, ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्ट किया जाता है उसकी फिटनेस को, ठीक है, कि कितना मतलब कितनी इंप्रूवमेंट आई है फिटनेस में। यहाँ पे डेटा साइंस को यूज किया जाता है। आप आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस प्रॉब्लम एंड डेटा साइंस। डेटा साइंस यूज डेटा टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव डिसीजंस। डेटा साइंस क्या करता है, डेटा को यूज करता है और जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करता है और डिसीजंस को इम्प्रूव करता है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्री। एनालाइज पास्ट डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। इंडस्ट्री क्या करता है कि पास्ट डेटा को एनालाइज करता है, ठीक है, और उसके बाद जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पे ट्रेंड्स का क्या मतलब है? ट्रेंड्स का मतलब होता है कि मतलब जनरल डायरेक्शन या फिर पैटर्न को शो कर रहा होता है कि जो डाटा है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। मतलब इसमें ये हो रहा होता है कि यहाँ पे क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, क्या चीज़ डिक्रीज हो रही है या फिर स्टेबल है। अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक स्मार्टफोन है, ठीक है, उसकी सेल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं, ठीक है, तो उसका ट्रेंड क्या होगा? अपवर्ड होगा, राइट। ट्रेंड इज अपवर्ड क्योंकि स्मार्टफोन्स की सेल है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग पोल्यूशन लेवल देखें, अगर पोल्यूशन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो ट्रेंड क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो मतलब यहाँ पे यही होता है कि क्या चीज़ है वो इंक्रीज कर रही है, क्या चीज़ डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मार्केटिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या करते हैं? मार्केटिंग को इम्प्रूव कर रहा होता है, ठीक है, और जो क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी सीज विच प्रोडक्ट सेल मोस्ट एंड प्रमोट इट मोर। ठीक है, अब कंपनी देखती है, कंपनी एक एनालिसिस परफॉर्म करती है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, और किसको प्रमोट ज्यादा करना है। नेक्स्ट है कंज्यूमर गुड्स।
प्रिडिक्ट डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इन डिफरेंट एरियाज। अब क्या होता है कि हर जगह के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होती है उनकी डिमांड होती है। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ अभी मतलब विंटर सीजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैकेट्स वगैरह ज्यादा सेल हो रही होंगी, ठीक है, जो विंटर क्लोथ्स हैं वो ज्यादा सेल हो रही होंगी। और इसी वक्त अगर हम लोग सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे समर सीजन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो समर क्लोथ्स होंगे उसकी डिमांड ज्यादा होगी, तो एरिया के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट की डिमांड होती है। एग्जाम्पल, मेक मोर कोल्ड ड्रिंक्स इन समर फॉर हॉट रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ हैं, तो वहाँ उस टाइम क्या होगा कि जो हॉट ड्रिंक्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग समर की बात करें तो समर में कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक क्या होता है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है मैनेजिंग हाउ गुड मूव फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। ठीक है, मैनेज करना चीज़ों को कि वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। प्लान द बेस्ट डिलीवरी रूट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ें वगैरह डिलीवर हो रही हैं, ठीक है, वो किस रास्ते से डिलीवर हो रही हैं, उसके लिए उसके पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है कि जो पाथ है, जो रास्ता है वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और जल्दी जो है वो चीज़ डिलीवर हो जाए। राइट, उसके बाद है प्रिडिक्ट डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना गेस किया जाता है कि कितने ट्रक्स या वैन्स जो है वो इस मतलब चीज़ों को डिलीवर करने के लिए ज़रूरत होंगे। नेक्स्ट है ट्रैक गुड इन रियल टाइम। अब इसमें क्या होता है कि अब आपने भी बहुत सी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन मतलब शॉपिंग की होगी बहुत सी चीज़ों की, तो उसमें क्या होता है कि वो हमें एक ट्रैकिंग नंबर देख देते हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पार्सल है वो कहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इसकी भी अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव ग्लोबल ट्रेड्स। अब इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि कम से कम मनी लगाते हैं, ठीक है, कम से कम मनी स्पेंड करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो पूरी दुनिया में है वो शिपिंग बहुत इजीली हो जाती है। अगर एग्जाम्पल है अ कोरियर कंपनी डिलीवरिंग फास्ट बाय अवॉइडिंग ट्रैफिक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक मतलब कोरियर कंपनी है वो ट्रैफिक को चेक करती है, ठीक है, और उसके बाद पार्सल को भेज देती है क्लियर रोड से, ताकि जो है वो रोड क्लियर हो, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इस चीज़ के लिए कंज्यूम ना हो एक कोई भी पार्सल रिसीव होने के लिए। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केटिंग। फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेट ट्रेडिंग यूजिंग एल्गोरिदम्स। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स, अब यहाँ पे ऑटोमेट लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे ह्यूमन का काम नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर्स क्या करते हैं, जो शेयर्स होते हैं उनको बाय करते हैं और सेल करते हैं, खुद ये काम कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा होता है, उनके ऊपर जो है वो एल्गोरिदम्स अप्लाई होते हैं। उन एल्गोरिदम्स के थ्रू कंप्यूटर्स जो है वो ऑटोमेटिकली खुद शेयर्स को बाय भी कर रहे होते हैं और शेयर्स को सेल भी कर रहे होते हैं। उसके बाद है प्रिडिक्ट मार्केट चेंजेस। अब इसमें क्या होता है कि पास्ट डेटा को देखा जाता है, पास्ट डेटा को यूज किया जाता है और गेस किया जाता है कि अब जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगी शेयर्स की या नीचे जाएंगी शेयर्स की, मतलब ये ट्रेडिंग हो रही है। आगे है एनालाइज मार्केट मूड, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज। ओके, अब इसमें क्या होता है, न्यूज या सोशल मीडिया को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो खुश हैं या फिर वरीड है, मतलब परेशान हैं। आगे है मैनेजिंग रिस्क एंड मॉनिटर फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि इसमें चांसेस होते हैं कि आप अपने पैसे लूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इस रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, और जितनी चीटिंग एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल है अ ट्रेडिंग बोर्ड बाय शेयर्स व्हेन प्राइसेस आर लो एंड सेल्स व्हेन हाई। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक ट्रेडिंग बॉट होता है जो कि शेयर्स को बाय करता है पहले, ठीक है, जब प्राइसेस लो होती हैं, ठीक है, जब शेयर्स की प्राइसेस लो होती हैं तो वो बाय कर लेते हैं, जैसे ही उन शेयर्स की प्राइसेस हाई होती हैं वैसे ही वो उन प्राइसेस को क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बेसिस पे ये काम हो रहा होता है। नेक्स्ट है ग्रुप कस्टमर बाय बाइंग हैबिट्स। ठीक है, अब बहुत से कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनकी हैबिट सेम होती है कि वो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स को मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है वो एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स में होता है, तो उन कस्टमर को क्या किया जाता है, उनको ग्रुप किया जाता है। आगे है डिटेक्ट फ्रॉड इन पेमेंट्स। इसके बाद जो पेमेंट्स वगैरह में फ्रॉड आता है उसको डिटेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट है इम्प्रूव डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है वो कम से कम टाइम में जो पार्सल्स वगैरह हैं वो मतलब लोगों तक पहुंच जाए। नेक्स्ट है एनालाइज कस्टमर फीडबैक। अब कस्टमर फीडबैक को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जो है वो फीडबैक देता है, ठीक है, अच्छा रिव्यू देगा या बुरा रिव्यू देगा, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वगैरह को कंट्रोल किया जाता है। इसके एग्जांपल में आ जाता है अमेजोन सजेस्ट यू में ऑल्सो लाइक प्रोडक्ट, ठीक है। अब जैसे किसी अमेजोन है, अगर वहां से आपने कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो उसमें भी सजेशंस आ रही होती हैं कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो लाइक कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हैं, इस तरीके से सजेशंस आ रही होती हैं। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा।